Hello everyone. In today's lecture we are going to continue with chapter number 11 of our history book, and today's topic lines of communication and leaders and followers. Lines of communication, जैसे कि हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि जो रिवोल्ट था 1857 का ये डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा था, एंड सबसे स्पेशल पॉइंट इससे रिलेटेड ये था दैट it was organized well, it was planned well, and there was coordination among the sepoys. So इससे ये क्लियर होता है कि there was communication between the sepoy lines of various cantonments, कि अलग अलग कैंटोनमेंट्स में अलग अलग छावनियों में इन सिपॉयज़ के बीच में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन थी, जिससे उनके प्लान्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे. After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote to the 48th Native Infantry and they had acted for the faith and awaited for 48th orders. इसमें ये बता रहा है कि अवध की 7th irregular cavalry means the one which was related to the horsemen, उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए न्यू एनफील्ड राइफल्स को यूज़ करने से मना कर दिया. दे डिसएग्रीड टू यूज़ इट बिकॉज दीज देयर वाज अ न्यूज़ दैट दीज कार्ट्रिजेस दे वर कोटेड विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स. और इन्होंने यही सिमिलर न्यूज़ 48th नेटिव इन्फेंट्री के बीच में भी सर्कुलेट करी कि इन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये डिसीजन लिया. दे रिफ्यूज टू यूज़ दीज कार्ट्रिजेस एंड नाउ दे आर वेटिंग द ऑर्डर्स ऑफ 48th नेटिव इन्फेंट्री. Sepoys mean soldiers or their emissaries. Emissaries means they are messengers. They moved from one station to another. एक छावनी से दूसरी छावनी तक जाते. And the basic reason was that they were planning and talking about the rebellion. The pattern of the mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial questions. ये इस तरीके से, ये इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग होना, कोऑर्डिनेशन होना, तो हिस्टोरियंस के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो रेज हो रहे हैं. हाउ वर द प्लान्स मेड, कि आखिर ये प्लान कैसे बनाए जाते थे. हु वर द प्लानर्स, प्लानर्स कौन थे. And it is difficult on the basis of the available documents to provide direct answers to such questions. तो historians कहते हैं कि इन questions के आंसर देना इतना easy नहीं है, because जो documents वो study कर रहे हैं उनमें इसके बारे में कुछ खास mention नहीं है. But one of the incident provides clues. एक ऐसी घटना है जिससे उनको ये सुराग मिलता है that how the mutinies केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड, कि कैसे ये विद्रोह जो था वो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से, इतने प्लान्ड वे से चला. कैप्टन हर्टसे, जो कि अवध मिलिट्री पुलिस में थे, ही हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबॉर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटनी. कहते जब ये म्यूटनी का असर पूरे यूपी में देखने को मिला, अवध में देखने को मिला, तो कुछ भारतीय सिपाहियों ने ही कैप्टन हर्टसे को डिफेंस दिया, कुछ उनको प्रोटेक्शन दी. And the 41st Native Infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hearsay or deliver him as prisoner to the 41st. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी चल रही थी इन सिपॉयज़ के बीच में. लाइक वो चाह रहे थे कि उन्होंने अपने सारे वाइट ऑफिसर्स को मार दिया, बिकॉज उन्होंने उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करी, और जिसके चलते उनका ये मानना था कि वो कैप्टन हर्टसे को भी या तो मार दे या फिर उनको 41st नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दे एज अ प्रिजनर. मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू इधर, उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया. एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय अ पंचायत कंपोज्ड ऑफ नेटिव ऑफिसर्स ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट. तो कैप्टन हर्टसे का अब किस तरीके से कैप्टन हर्टसे को या तो मार दिया जाएगा या फिर उसको प्रिजनर्स के तौर पर 41st नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दिया जाएगा. अब इसका क्या निर्णय लेगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम जो है या जो ये इशू जो है वो हम अपने नेटिव ऑफिसर्स के पास लेके जाएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि कैप्टन हर्टसे के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा. चार्ल्स बॉल, हु रोट
वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द अपराइजिंग नोटेड दैट, चार्ल्स बोल ने 1857 के रिवोल्ट के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो उसने कहा कि कानपुर के जो सिपाहीज थे वो रात के समय में उनकी पंचायत बैठती थी और पंचायत ये सारी बातें डिसाइड करती थी कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा, कैसे एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट तक वो मैसेजेस को पहुंचाएंगे। What this suggests is that some of the decisions were taken collectively। तो वो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि एक बात तो इससे तय है कि कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो इकट्ठे लिए जाते थे, कलेक्टिवली लिए जाते थे। And given the fact that the sepoys lived in lines and shared a common lifestyle, and that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future। तो हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो सिपाहीज थे उनका एक ही जैसा लाइफस्टाइल था, एक ही विलेज से वो आ रहे थे, उनका सेम ही बैकग्राउंड था, एक ही उनकी कास्ट थी। तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठना और वहाँ पर डिसीजंस लेना या फिर अपने फ्यूचर को डिसाइड करना कोई न्यू चीज़ नहीं है। तो इस तरीके की कोऑर्डिनेशन उनमें हमें देखने को मिल सकती है। द सिपॉयज वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियन। तो इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि सिपॉयज जो थे, जो सिपाही थे, वही इस विद्रोह के कर्ता धर्ता थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि म्यूटनी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटनी? म्यूटनी मीन्स जब आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ दिया जाता है, उसकी अवहेलना कर दी जाती है, और स्पेशली जो सिपॉयज है उसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने से मना कर देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज़ नोन एज म्यूटनी। नेक्स्ट क्या है? रिवोल्ट क्या है? रिवोल्ट हो वर्ड हो या रिबिलियन हो, रिवोल्ट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विद्रोह करना। सो अ रिबिलियन ऑफ पीपल, ठीक है, अगेंस्ट एन अथॉरिटी और अगेंस्ट दी एस्टैब्लिश्ड पावर। जब लोग किसी तरीके से अगेंस्ट आते हैं अपनी गवर्नमेंट के या फिर अपने ऑफिसर्स के, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिवोल्ट। अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट की, सो ये जो अपराइजिंग थी, अपराइजिंग मीन्स जो रिवोल्ट था, दैट वाज द सिविलियन पॉपुलेशन, मीन्स हियर द पीजेंट्स, ज़मींदार्स, राजास, जागीर्स, दे ऑल वर इन्वॉल्व। वाइल अगर हम सिपॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिपॉयज मीन्स सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 1857 का जो रिवोल्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज अ म्यूटनी। म्यूटनी, द डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब एक चीज़ तो तय है कि कोई भी रिवोल्ट हो वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक उसके कोई लीडर ना हो। ओके, तो लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं इस रिवोल्ट को। एक तो हमने बिगनिंग में ही पता चल गया दैट जब ये रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई तो भागकर जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली की तरफ आए और दे वांट टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ बहादुर शाह जफ़र। So to fight the British, leadership and organization was required. For these, the rebels sometimes turned to those who had been the leaders before the British conquest. So यहाँ पे ये बताया गया है कि जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो रिबेलियंस थे उन्होंने उनको अपना नेता चुना या फिर उनसे हेल्प लेने के लिए गए जो अंग्रेज़ों के आने से पहले लीडर्स थे। सो एक था एक्ट हमें पता चलता है सिपॉयज ऑफ मेरठ का, एज वी सॉ वॉज टू रश टू दिल्ली, जिस तरीके से वो दिल्ली की तरफ भागे, एंड दे हैड अपील टू दी ओल्ड मुगल एम्परर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। सो बहादुर शाह जफ़र ने जब पहले उनको देखा तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हॉरर वाला था एंड ही वॉज नॉट रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। लेकिन बार बार सिपॉयज ने उनको इंसिस्ट किया दैट दे हैड कम अंडर हिज अम्ब्रेला, और वो मुगल कोर्ट जो कि रेड फोर्ट के अंदर ही था वहाँ पे एंटर हो गए। किसी भी तरीके के उन्होंने एटिकेट्स फॉलो नहीं किए। देन दिस ओल्ड एम्परर बहादुर शाह जफ़र ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट ही एग्रीड टू बी द नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवोल्ट। तो उनके पास कोई चारा नहीं था, ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन। तो उन्होंने बोला कि नाम का नेता बनकर मैं इस रिवोल्ट को लीड करूँगा। ये तो दिल्ली का हो गया। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक,
तो आप ये याद रखेंगे कि प्लेस कौन सी है. अगर आ जाए दिल्ली, then you have to tell the name of the leader, Bahadur Shah Zafar, and then you can explain the points related to it. Second is जैसे कानपुर है, एंड ये जितने भी सेंटर्स आ रहे हैं रिवोल्ट के, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली एज अ मैप क्वेश्चन, कि कानपुर में जो सिपॉयज थे एंड द पीपल ऑफ द टाउन, इन्होंने नाना साहिब जो कि सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे पेशवा बाजीराव टू के, उनको इंसिस्ट किया टू बिकम द लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट, एंड नाना साहिब वॉज ऑल्सो लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, बट ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द रिवोल्ट एज द लीडर. नेक्स्ट थर्ड प्लेस है आपकी झांसी. वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई. शी वॉज ऑल्सो फोर्स्ड बाय द प्रेशर of the people to be a part of this revolt. Next place is Arha in Bihar. Here Kunwar Singh, a local zamindar, was the leader. In Awadh, the Nawab was Wajid Ali Shah. Regarding this we will study in the next topic in detail. Wajid Ali Shah को डिस्प्लेस कर दिया गया था, वहाँ से उसको गद्दी से हटा दिया गया था. सो जितने भी उनके सब्जेक्ट थे, दे वर फुल ऑफ एंगर, बहुत गुस्से में थे. अभी उनका जो नवाब था वो अब गद्दी पे नहीं रहा था, जिसके चलते ये सारी चीज़ें उनके मेमोरी में बहुत ज़्यादा थी, सारी बातें ताज़ा हो गई थी. सो जिस लोगों ने इसमें रिवोल्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया. एंड इन लखनऊ सेलिब्रेटेड द फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूलर बाय हेलिंग, इन्होंने वेलकम किया ब्रजेश कदर, द यंग सन ऑफ अ नवाब, एज देयर लीडर. Not everywhere were the leaders people of the court. मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि हर जगह पर लीडर्स नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कोर्ट के साथ, दरबार के साथ जुड़े हुए थे, जैसे रानी, राजा, नवाब्स, तालुकादार्स. इन सब लोगों ने भी अपने एक अच्छा रोल प्ले किया इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. Often the messages of the rebellion was carried out by ordinary men and women in places एंड बाय रिलीजियस मैन टू. अब कहते हैं ये जो संदेश है, जो मैसेजेस हैं, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन तक पहुंचाने के लिए कौन अपना रोल प्ले करना. सो आम जो मेन्स है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, दे हैव प्लेड देयर रोल, एंड इन मेनी प्लेसेस द रिलीजियस पीपल दे हैव ऑल्सो कम फॉरवर्ड. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे मेरठ का. यहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि एक फ़कीर है, ही हैड अपीयर्ड राइडिंग ऑन द एलिफेंट एंड द सिपॉयज वर विजिटिंग हिम फ्रीक्वेंटली, कि वो हाथी के ऊपर बैठकर आता है, सवार होकर आता है वो फ़कीर, और जो सिपॉयज हैं वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते हैं. इन लखनऊ आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध देयर वर मैनी रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल्ड प्रॉफिट्स. सेल्फ स्टाइल्ड मीन्स जो खुद से ही पैगंबर बने थे, एंड दे वर इंसिस्टिंग द पीपल, दे वर प्रीचिंग द पीपल दैट व्हाट ऑल दे कैन डू टू डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. अगर हम बात करें लोकल लीडर्स की, सो दे हैव ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दे वर मोबिलाइजिंग, मना रहे थे पीजेंट्स को, ज़मींदार्स को एंड ट्राइबल पीपल को टू बी अ पार्ट ऑफ द रिवोल्ट. तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, द नेम ऑफ द प्लेस इज़ बरौत इन उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पर शाह मल ने विलेजर्स को मोबिलाइज किया कि वो इस रिवोल्ट का पार्ट बने. ऐसे ही एक है हमारा ट्राइबल कल्टिवेटर गोनू, नेम ऑफ द पर्सन इज़ गोनू, एंड he has took the leadership, or he has become a leader of the rebels of the Kol tribals of the region in the Singamam in Chota Nagpur plateau. So from this topic we can very well say that the leaders from the different parts of India, especially in the northern part of India, they have come together under the one umbrella to fight against the Britishers, because they were fed up from their activities, they were fed up from their behavior, and they want to get rid of the British rule at any cost. And this was a reason that this revolt came out to be one of the successful one, as the participation was seen at a very large level, people were very active, and the leaders, they have also emerged as one of the popular image. Thank you.